हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो हम लोग की क्लास में अभी चल रहा है महिलाएं से रिलेटेड टॉपिक। अभी तक हमने 3 क्लास कर ली है। आज की क्लास है चौथी क्लास और बहुत ही कॉमन टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान। आज से 15 साल पहले एक ऑल इंडिया इससे कंपटीशन था, उसमें यही टॉपिक था राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान, जिसमें मेरे एस्से को फर्स्ट प्राइज़ मिला था ऑल इंडिया एस्से कंपटीशन में। लेकिन आज भी जब मैं वो एस्से को पढ़ती हूँ तो वो उतना ही आज भी लगता है कि वही सिचुएशन आज भी है। तो अभी तक जो हमने महिलाओं से रिलेटेड क्लास की है उसमें पूरा इतिहास में महिलाओं की स्थिति, उसके बाद लिंग असमानता क्यों विराजमान आई, महिला सशक्तिकरण पे किया और महिलाओं से जुड़े और मुद्दों पे किया। आज का जो टॉपिक है ना उन सबको कंबाइंड करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री की, मेंस की, एस्से राइटिंग की, कहीं स्पीच देना है, कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं पर आपको पढ़ाना है या फिर विमेंस डे आने वाला है उसमें आपको लिखने की ज़रूरत है, तो ये जो 4 क्लासेस हुई है ना महिलाओं से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा और आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान। तो जब भी हम महिलाओं से रिलेटेड कोई बात करते हैं या मेरी कोई भी क्लास होती है उसमें मेरा फोकस रहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन कोई भी आंसर राइटिंग ना कराऊं। मेरा फोकस रहता है कीवर्ड्स के थ्रू पूरी क्लास आपका पूरा उस टॉपिक को कवर कराना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में या इंटरव्यू बोर्ड में या कहीं भी आप भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रहेंगे ना तो आप खुद ब खुद उसको डील कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट लाइन बाय लाइन याद करते हैं डिस्क्रिप्शन को, वो कभी भी एक अच्छा आंसर राइटिंग या अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे क्लास के थ्रू आप कीवर्ड्स को पहचानना, कीवर्ड्स को लिखना, कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करना ज़रूर सीखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला कीवर्ड हमारा स्त्रियोचित कार्य। क्या हुआ कि जब हमारे समाज में अर्थव्यवस्था की बात शुरू हुई कि भाई महिलाओं का योगदान कितना है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो फटक से एक टर्म का इस्तेमाल कर दिया गया कि ये काम जो है ना स्त्री के लिए उचित है। यानी काम का भी बंटवारा कर दिया गया कि कौन से काम पुरुष को करने चाहिए और कौन से काम महिलाओं को करने चाहिए। ये तो हो गया पहला टर्म। जबकि हमारे समाज के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, एक लचीला श्रम बाजार है हमारी अर्थव्यवस्था में। लेकिन तब भी हमारे यहाँ कार्य का भी विभाजन किया हुआ है, जैसे कि महिलाएं घर का काम देखेंगी, पुरुष बाहर का काम देखेंगे। इन सब के बाद इससे क्या हुआ कि महिला बेरोजगारी जो है ना पुरुषों की अपेक्षा 7 गुना ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर कम है। अब जब बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो अल्प रोजगार जैसा टर्म आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि महिला कामगारों की संख्या बढ़ती और घटती गई। ऐसा क्यों होता था, कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। तो भारत में बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में मानव जो है ना वो एक संसाधन के तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग विकासशील देश हैं, मशीनरी देश अभी नहीं हुए हैं, तो यहाँ मानव ही संसाधन की तरह काम करता है। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अलग है काम करने का तरीका और शहरों में अलग है। यानी ग्रामीण में, गाँव में महिलाओं की भागीदारी अलग है और शहरों में महिला की भागीदारी अलग है। तो ये सारा कुछ मिल करके ना डाटा को बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर फिर महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान में कंक्लूजन कैसे निकाला जाए। तो ओवरऑल फिर 2 टर्म बने, एक है संगठित क्षेत्र और एक है असंगठित क्षेत्र। इसी में ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब ये संगठित और असंगठित क्षेत्र के थ्रू हम समझ पाएंगे कि राष्ट्र निर्माण में महिलाएं किस तरह से योगदान देती हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अभी तक के कीवर्ड से मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। बेसिकली क्या है, भारत में केवल 9 क्षेत्र हैं जहां भारतीय महिलाएं काम करती हैं। यानी स्त्रियों के लिए उचित कितने क्षेत्र बताए गए हैं भारत में? 9 क्षेत्र हैं भाई, कि भारत में महिलाएं इसी क्षेत्र में काम करें। अब वो क्षेत्र क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है पशुधन, तीसरा है वस्त्र उत्पादन, चौथा है मदिरा और तंबाकू उत्पादन, पांचवा है खाद्यान्न उत्पाद में, छठा है निर्माण क्षेत्र में, सातवां है खुदरा बाजार में, आठवां है शिक्षा में और नौवां है घरेलू सेवा देना।
तो ये 9 क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं को झोंका गया है काम करने के लिए। अब सबसे ज़्यादा किसमें है, तो सबसे ज़्यादा योगदान ऑलमोस्ट 65% योगदान महिलाओं का कृषि क्षेत्र में, यानी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा किसमें है, कृषि क्षेत्र में, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से। इसीलिए सबसे पहला आप क्या योगदान दीजिएगा कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में अच्छा खासा योगदान देती हैं। अब हम चलते हैं शहरों की तरफ। शहर में आ गए हम। शहर में किस टाइप के कार्य होते हैं, शहर में होते हैं अनौपचारिक कार्य। अब भाई ये अनौपचारिक कार्य क्या है, बड़ा भारी शब्द लगता है अनौपचारिक। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि कोई उद्योग, घरेलू उद्योग का निर्माण हो रहा है, कोई भवन का निर्माण हो रहा है, किसी ने कोई छोटा व्यापार शुरू किया उसमें हेल्प चाहिए, कोई घरेलू सेवा चाहिए, तो ये सब होता है। तो बेसिकली ओवरऑल शहर में महिलाएं क्या काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। और शहरों में पुरुषों की अपेक्षा महिला दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, यानी कंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्टली वे में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। कामगार आप बोल दीजिए, दिहाड़ी मजदूर थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है तो आपको कामगार वर्ड बोलना है। तो गांव और शहर से हुआ है। अब थोड़ा रिपोर्ट्स पे नज़र डालते हैं। तो हमारी एक रिपोर्ट आती है राष्ट्रीय प्रतिदक्ष सर्वेक्षण संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा, जिसने बताया कि पुरुषों में 55% और महिलाओं में 57% हैं जो स्वरोजगार करते, यानी अपना खुद का रोजगार करने में भी महिलाएं आगे हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और लगभग 36% पुरुष और 40% महिलाएं दिहाड़ी मजदूर हैं। केवल 9% नियोजित पुरुष और 3% नियोजित महिलाएं ही नियमित कर्मचारी हैं, यानी नियमित कर्मचारी महिलाओं की संख्या कम है। उनको यही दर्जा दिया गया, यही उनके लिए उचित है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्त्रियों उचित वर्ड पे फोकस रखिएगा। तो अब ये तो एनएसएसओ ने बताई बात। अब चलते हैं आईएलओ की तरफ। आईएलओ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 48% गैर कृषि रोजगार, 51% और 65% सहारा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनौपचारिक स्वरूप का रोजगार यानी कृषि योगदान है। यानी आईएलओ भी सेम वही चीज़ मानता है कि महिलाएं अनौपचारिक और औपचारिक रोजगार दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। चलिए, आईएलओ के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलते हैं। और अब हम चलते हैं उन टर्म्स पे कि क्या है ये असंगठित क्षेत्र जहाँ महिलाओं का योगदान है। तो चलिए, और आपको अगर ये जो मैं फैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना मत भूला करिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके व्यूज़ हैं वो मुझसे ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छी लग रही है और आपके कोई और फ्रेंड भी है जो तैयारी कर रहा हो, तो उससे इस वीडियो को शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा है, यानी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको रोज मिल जाए। और ढेर सारी क्लासेस देखनी होगी तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। अब आते हैं असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र को पहले तो पहचानना और परिभाषा जानना जरूरी है। अब मैं थोड़ा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। तो असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है कि घरों के प्रचालन इकाई, मैं फिर आसान शब्द में बताऊंगी। जैसे 3 इडियट्स में है ना, आप पिक्चर देखे होंगे आपने, तो एक होता है प्रॉपर डेफिनेशन और एक होता है आसान शब्द में। तो घरों की प्रचालन इकाई द्वारा वस्तु और सेवा का उत्पादन और वितरण जो प्रौद्योगिकी, किफ़ायत के पैमाने, श्रम बहुल प्रक्रिया के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न होता है, इसे कहते हैं असंगठित क्षेत्र। भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। बेसिकली असंगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें कोई लेखा जोखा जिसका नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड असंगठित क्षेत्र, जहाँ लेखा जोखा अनुपस्थित रहता है। और इसमें बहुसंख्या में विस्तृत रूप से फैली हुई इकाइयाँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। जन्म और मृत्यु दर इसमें हाई होती है। तो अब ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है ना, 1993 में इसकी परिभाषा अपनाई गई कि मजदूरी कमाने वाले कामगारों की केवल एक श्रेणी है, वो है अनौपचारिक।
यानी असंगठित क्षेत्र। तो बेसिकली असंगठित क्षेत्र है जहाँ कोई लेखा जोखा ना हो, यानी कि मजदूर हमारे, वो है असंगठित क्षेत्र में। अब मजदूरों की बात हो गई तो विमेंस की भी बात कर लेते हैं। तो WIEGO विमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ने बताया कि सभी गैर मानकीय मजदूर वाले कामगार, न्यूनतम मजदूरी जिनको दी जा रही है वो असंगठित क्षेत्र में, और इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। वाह, महिलाएं यहाँ भी ज़्यादा है, यानी राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अच्छा योगदान कर रही हैं। तो भारत में असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों एक ही, असंगठित हो या अनौपचारिक हो, दोनों शब्द क्या है, एक ही माने जाते हैं। अब असंगठित क्षेत्र की कुछ विशेषता तो होगी ना। सबसे पहला विशेषता, कम पैमाने का संगठन है, कम लोग होते हैं इसमें। दूसरा, अचानक से ये काम शुरू हो जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन जैसे अचानक से शुरू हुआ। इसमें स्वामित्व जो जिसका भी होता है बहुत छोटा कोई होता है। इसमें परिवार के अधिकतर लोग मजदूर के रूप में शामिल होते हैं। इसमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं होता है। आने जाने की सुगमता होती है, मतलब नज़दीकी जो आपके यहाँ मजदूरी हो रही है बगल में वहीं जाके काम कर लो। अपना वो देसी संसाधन होते हैं उनके, रोजगार सुरक्षित होता है, और सबसे अच्छी बात सोचिए आपकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो मजदूर है ना, इनको प्रौद्योगिकी की क्या ज़रूरत है, गंदी बस्तियों में भी रह लेते हैं ये। और बेसिकली ये होते हैं अप्रवासी जो बाहर से आकर के ये मजदूरी के लिए यहाँ प्रवास करके काम करते हैं, और ये पूरा जो है ना आपका असंगठित क्षेत्र है। और इसको बहुत अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं अगर आपने कोविड-19 के समय में मजदूरों का पलायन देखा होगा तो आप उससे लिंक कर लीजिए। वो सारे जो थे ना अप्रवासी थे, वो सारे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते थे, वो सारे असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो इसमें महिलाओं का की संख्या ज़्यादा है इसमें, और इस तरह से महिलाएं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रही हैं। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो कंक्लूजन आपको खुद निकालना है। अब ये अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र की शुरुआत कहाँ से हो गई कि ऐसा जरूरत पड़ गया। बेसिकली क्या हुआ, जब भारत में स्वरोजगार टर्म आया कि लोग अपना खुद रोजगार करना शुरू करने लगे, तो स्वरोजगार के टर्म में था कि ऐसा कोई भी काम जो वो खुद करता हो और जिससे आय पैदा करता हो। लेकिन जब स्वरोजगार इतना छोटा होता है तो एक सिंगल पर्सन कर सकता है, जब वो थोड़ा बढ़ जाता है तो उसको कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में वो दूसरे जगहों से ज़रूरतमंद लोगों को कामगार के रूप में लाता है, तत्काल ज़रूरत के हिसाब से रोज़ की दिहाड़ी मजदूर दे करके ये असंगठित क्षेत्र का गठन शुरू हुआ। और भारत में ये जो अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र है ना, ये पिछले 2 दशक से ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ है। ये तभी से शुरू हुआ है मैन पावर के रूप में, मतलब मनुष्यों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी है काम में। और धीरे धीरे जब ये अनौपचारिक क्षेत्र बनना, मतलब 2 दशक हो गया, वो हो गया, तो लोगों को समझ में आया कि असंगठित क्षेत्र के लिए भी कोई श्रम कानून होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई पर्याप्त संरक्षण है ही नहीं। लॉकडाउन हुआ तो अचानक से हुआ, लेकिन उसमें कामगारों पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया ऑल ओवर इंडिया, जबकि वो लोग घूम घूम के काम करते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र का हाल यही है, क्योंकि उसमें सब कुछ आकस्मिक होता है, बिल्कुल अचानक होता है। फिर क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया असंगठित क्षेत्र के लिए, और उसमें उनके लिए कुछ अलग अलग सेक्शंस बनाए गए। लघु श्रम होगा, हैंडलूम होगा, बीड़ी का अलग होगा, सफाई और कूड़े कचरों का काम अलग होगा, चमड़े का काम अलग होगा, आदिवासी श्रमिक अलग होंगे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक, इससे क्या हुआ, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने की अलग अलग व्यवस्था की गई। और स्वरोजगार महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आयोग, जो कि श्रीमती ईला आरभट की अध्यक्षता में सन 1987 में गठित किया गया था, असंगठित क्षेत्र में महिला कामगार को शामिल कर लिया गया। यानी यहाँ से हो गई महिलाओं की एंट्री, और असंगठित क्षेत्र भी बिना महिलाओं के चल नहीं सकता था। ये 1987 में हमें पता चल गया। चलिए, तो अब चलते हैं उनकी भूमिका की तरफ कि महिलाओं की एंट्री तो हो गई, अब उनकी भूमिका क्या रही। जहाँ तक अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें काम की कोई फिक्स शर्त नहीं है, इसमें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, यहाँ का काम बहुत कठिन है, जगह कम है, यहाँ पे मजदूर ज़्यादा है, जगह कम है, काम के घंटे जो होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, सही वायु संरचना नहीं है, इसके अलावा असुरक्षा की भावना हमेशा रहती है, इसमें महिलाओं का तनाव बढ़ता है,
उन्हें थकावट महसूस होती है और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू होती है। यानी एक ऐसा कार्य जो अस्वस्थ कार्य वातावरण को जन्म देता है वो है असंगठित क्षेत्र। और ऐसे में महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो असंगठित क्षेत्र में पहला होता है गृह कामगार, यानी घर पे आधारित काम करना, जो महिलाएं ज़्यादा करती हैं और मजदूरी कम मिलती है। दूसरा होता है घरेलू कामगार, जो कि शहरों में ज़्यादा होते हैं घरेलू कामगार। ये भी अमानवीय दशा में ही काम करती हैं और इसमें इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। यहाँ तक कि इन्हें नींद की भी कमी हो जाती है, कुछ ही घंटे इन्हें नींद मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात कि इनको घरेलू कामगारों को एक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता मिलती ही नहीं है। 8 घंटे से ज़्यादा ये काम करती हैं महिलाएं और उस हिसाब से इन्हें भत्ता नहीं मिलता है। इनकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है और कभी कभी तो रात्रि में भी इन्हें काम करना पड़ता है। इसके अलावा वैश्यावृत्ति भी एक है, एक दूसरा क्षेत्र जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं जहाँ पर उनको कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ता है, जबकि उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित उनका स्वास्थ्य होता है। इसके बाद आती है झाड़ू करने वाली महिलाएं, सफाई कर्मी। इसके बाद आती है भवन निर्माण करने वाली महिला कामगार, जो कि दिन भर काम करती हैं लेकिन उनकी मजदूरी रजिस्टर नहीं होती है और उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं। तो महिलाओं का योगदान बड़े बड़े क्षेत्रों में तो हम तो बड़ा पढ़ते आए हैं, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान बहुत ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं ना जहाँ महिलाओं का योगदान है उनका परसेंटेज बहुत कम है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो सामाजिक सुधारकर्ता हों, चाहे वो प्रशासन में हो, इनका परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए ये काउंटेबल उतना नहीं होता है। और हम लिखने को बोलने को ज़रूर ये सब 4-5 नाम सब में याद करके बता देते हैं, बट हमें रियलिटी जानने की ज़रूरत है। रियलिटी ये है जो कि काउंटेबल नहीं है, जिसको लोग काउंट नहीं करते हैं। ये कुछ परसेंटेज को लोग बड़ी व्याख्या करते हैं और विमेंस डे पे बड़ा याद करते हैं इसको कि फलाना ने साइंस में योगदान दिया, फलाना प्रेम में योगदान दिया, राजनीति में इनका नाम है, सामाजिक में इनका, प्रशासन में इनका, लेकिन कभी इनका नाम नहीं लिया जाता है, जबकि ये सबसे ज़रूरी। और अगर आप ये कहीं बताते हैं ना कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का ये योगदान है, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने इस एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जहाँ पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अब महिलाएं इतने रिस्की जोन वाले सेक्टर्स में काम करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं कचरा बीनना, हथकरघा उद्योग, बीड़ी बनाना, इसके अलावा जो भी है वो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और कहते हैं ना, अगर महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो घर में कोई स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे में सोचा गया कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। अगर वो राष्ट्र निर्माण में इतना योगदान दे तो हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हुई कि असंगठित क्षेत्र को संगठित कर दिया जाए। और जब ये किया गया तो उनके लिए मजदूर अधिनियम, कारखाना अधिनियम बनाया गया, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यानी उनकी कार्य की दशा में सुधार किया जाए, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाएं, जैसे कि शौचालय की सुविधा, क्रेच के रूप में बच्चों को लेके वो कैसे काम करें वो सुविधा दी जाए, उनके काम के घंटे फिक्स किए जाएं, उनको मशीनरी दी जाए बजाय कि वो हाथ से काम करें, और इसके अलावा उनको सही वेतन भत्ता दिया जाए, दुर्घटना होने पे उनको सहायता दी जाए। इस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के जीविका के मुद्दों को शामिल किया गया। अब जब वैश्विक मंदी आती है ना, तो अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर भी वैश्विक मंदी का असर पड़ता है। कोई भी वित्तीय संकट आता है तो उनके भी, क्योंकि सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन तब भी उनका योगदान कम नहीं होता है। तो ओवरऑल अब हम देखते हैं कंक्लूजन। देश में 370 मिलियन से ज़्यादा कामगार हैं, जिसमें यह आप कंक्लूजन लिखिएगा 80% से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में 70% से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का भारी भरकम योगदान है, जो कि काउंटेबल नहीं होता है। और घरेलू क्षेत्र में जो बचत करती हैं महिलाएं, उसमें भी महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे आर्थिक सुधार की ज़रूरत हो या हम उदारवाद की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान बहुत है। तो बड़े बड़े सेक्टर्स को काउंट करने से ज़्यादा जो हमारे असंगठित क्षेत्र हैं उसमें महिलाओं को प्रॉपर प्रशिक्षण, प्रॉपर सुविधा
प्रॉपर कौशल उन्नयन यानी उनके कौशल का विकास करना चाहिए और उनके लिए रोज सही मार्गों को खोजना चाहिए, ताकि मौजूदा परिदृश्य में हम असंगठित क्षेत्र पे फोकस्ड होके देश के विकास को ही नहीं बढ़ाएं बल्कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान के परसेंटेज को सही तरह से समझें, सही आकलन करें। और इस सारी चीज़ों को कंक्लूजन में अगर आप बताते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको अब क्या करना है, मेरे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।